आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थात पर्यावरण अध्ययन की। पेपर कोड BE VAE 181। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जून 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनके संभावित क्या सही आंसर हो सकते हैं। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। अपने YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आपको बता दें कि जो पेपर है BE VAE 181 का, ये इसमें आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटे। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 जो अभी तक आते रहे हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो यानी कि जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके वो हो गए 50। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें कि क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 आंसर दिए जाएंगे। उन चारों में से जो सबसे सही उत्तर है वो आपको चुनकर टिक लगाना है। अपने सवालों के जवाब देने के लिए आपको OMR शीट मिलेगी, उसी को आपने फिल करना है और अपने आंसर भी उसी पर लिखने हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं ऐसी होते हैं जिन्हें कि OMR शीट फिल करने में दिक्कत आती है, OMR शीट भरने में परेशानी आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे कंप्लीट करें। और जो क्वेश्चन आंसर आप करते हैं उनके आंसर OMR शीट में भरने हैं, वो किस तरह से भरने, इसमें भी आपको दिक्कत आ जाती है। तो आने वाली वीडियो में हम OMR शीट के लिए अलग से एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप ये बताया जाएगा कि OMR शीट कैसी होती है, किस से वर्क करती है, उसको कैसे फिल किया जाता है जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर्ड बाय, यानी कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ग्रो हरलेम ब्रुटलैंड। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक जीव है? एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि हॉक, टैडपोल, अर्थवर्म एंड फंजाई। तो इसमें सही आंसर होगा आपका फंजाई। नेक्स्ट, which one of the following is not one of the priority areas for achieving sustainable development goals, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के लक्ष्य का प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं है? इसमें आप ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि सही ऑप्शन होगा प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर हैबिटेट्स। नेक्स्ट, the main sulfur reservoir in the sulfur cycle is present in the, यानी कि सल्फर चक्र में सबसे बड़ा सल्फर का भंडार किस में पाया जाता है? एग्जाम्पल दिए गए हैं सॉइल, वॉल्केनिक इरप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर। अब इन चारों में यदि आप देखेंगे तो जो वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उस समय उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर पाई जाती है। नेक्स्ट, लेवल 4 ऑफ द ट्रैफिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाई, यानी कि आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये कहता है कि इनमें से चौथे ट्रैफिक लेवल पे किसका नाम आएगा? रैबिट, ग्रास, ग्रास ओपर एंड टाइगर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा टाइगर। नेक्स्ट, इन द बायोस्फीयर द मेन लैंड कंपोनेंट इज नोन एज, यानी कि जीव मंडल में मुख्य भूमि को किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम्पल दिए गए हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इकोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपका सही आंसर होगा लिथोस्फीयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब देखो यहाँ पर एक फूड चेन दी गई है जिसमें सबसे पहले गॉट है, उसके बाद नीमेटोड है, उसके बाद में सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, यानी कि सबसे बाद में जो फीड कर रहा है वो कौन है? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो जिसमें सबसे बाद में बैक्टीरिया फीड कर रहा है तो वो इस तरह की चेन कहलाती है पैरासिटिक फूड चेन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? नंबर 3, पैरासिटिक फूड चेन। नेक्स्ट कहता है द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज
established in Europe after, यानी कि यूरोप में जन स्वास्थ्य के अनुशासन की स्थापना किसके उपरांत हुई? सही आंसर है 1842 के बाद, नंबर 4 1842। नेक्स्ट, द occurrence of dash may take place when sea water in the tropical belt gets heated above 27 degrees Celsius and low pressure areas developed above the water level, यानी कि जब उष्ण कटिबंधीय पट्टी में समुद्री जल 27 डिग्री सेल्सियस अथवा अधिक पर गर्म हो जाता है, जिससे जल स्तर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बन जाते हैं, तो ऐसे में किस परिस्थिति का निर्माण होता है? एग्जाम्पल दिए गए हैं रेन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन या सुनामीज। तो सही आंसर है जब ऐसी कंडीशन होती है और ऊपर लो प्रेशर एरिया बन जाता है तो साइक्लोन डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, फ्लड्स इन विच टू कंट्रीज रिजल्ट्स इन 2/3 ऑफ टोटल डेथ कॉज्ड बाय फ्लड्स। क्या मतलब हुआ? किन दो देशों में बाढ़ से मृत्यु संसार के कुल बाढ़ से मृत्यु के 2/3 हिस्सों के कारण होती है? एग्जाम्पल दे रखा है इंडिया एंड बांग्लादेश, चाइना एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। सही आंसर होगा नंबर 1 इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट, द नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट सुनामी इज, ये कहता है कि सुनामी के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? देखो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी आता है, कोरल भी आता है। अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं होता तो आपका सही आंसर होता कोरल, लेकिन यहाँ पे मैनग्रोव भी है, तो इसलिए इन चारों में सबसे सही उत्तर होगा आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट। लेकिन ध्यान रखें कि कोरल भी नेचुरल डिफेंस के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आता है इन MAB प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, MAB स्टैंड्स फॉर, यानी कि MAB कार्यक्रम जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है उसमें MAB क्या है? अब इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें सही आंसर आता है नंबर 3 मैन एंड द बायोस्फीयर। नेक्स्ट, सीड बैंक इज द एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो सीड बैंक है वो किस तरह का एग्जांपल है? इसमें एग्जांपल दिए गए, इनमें सही आंसर आता है नंबर 1 XC2 कंजर्वेशन। नेक्स्ट, a wide diversity in species composition indicate that ecosystem is, यानी कि प्रजातियों की व्यापक विविधता से सुनिश्चित होता है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही आंसर आता है नंबर 1 likely to be more stable in the long term। नेक्स्ट, the fostering technique has been used to conserve, यानी कि पालन पोषण तकनीकी इनमें से किसके संरक्षण के लिए उपयोग में की गई है? एग्जाम्पल दिए गए एलिफेंट, चीता, हुपिंग क्रेन, एंगुअस काउ। सही आंसर है नंबर 3 हुपिंग क्रेन। नेक्स्ट, द अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम विच लिव एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर आर नोन एज। क्या मतलब हुआ? जलीय पारितंत्र में असंलग्न जीव जो वायु तल अंतरापस्थ पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो अपर लेवल पर रहते हैं, वाटर के कांटेक्ट में भी रहेंगे और एयर के कांटेक्ट में भी रहेंगे, तो उन्हें कहते हैं न्यूस्टन। नेक्स्ट, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड्स, यानी कि खारा जल पारितंत्र में क्या आता है? ब्रैकिश वाटर में सही उत्तर होता है एस्चुरीज एंड मैनग्रोव्स। नेक्स्ट आता है द एवरेज सैलिनिटी इन सी वाटर इज अबाउट, यानी कि समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग कितना पाया जाता है? सही आंसर है सेकंड, यानी कि 3.5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन हेटरोट्रॉफिक सिस्टम? हेटरोट्रॉफिक में आता है दैट इज रिवर इज ए ओपन सिस्टम। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन, यानी कि ये कहता है संपूर्ण विश्व की प्रजातियों का लगभग 50% कहाँ पर पाया जाता है?
इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें सबसे सही आंसर आता है नंबर 1, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर आता है नंबर 3, डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स, यानी कि जीवों की संख्या और प्रकार की विविधता, यानी कि कितनी वैरायटीज हैं उसमें। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स आर रीजन्स ऑफ हाई, यानी कि जैव विविधता हॉट स्पॉट में निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, किस तरह के रीजन, जो रीजन होते हैं सबसे ज़्यादा क्या होगा, सही आंसर होगा डेंसिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी कि ऐसे में सभी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे की वैरायटी ज़्यादा पाई जाती है, संख्या ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 23, नेक्स्ट, which one of the following statement about biodiversity is not true, यानी कि जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, आप रीड करेंगे, इसमें सबसे सही जो आंसर है वो है नंबर 3, दैट इज वर्टिब्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। नेक्स्ट, रेविन इज फॉर्म ड्यू टू, यानी कि ये कहता है कि रेविन क्यों बनते हैं। रेविन का मतलब होता है बेसिकली छोटे छोटे से दर्रे बन जाना, घाइयाँ बन जाना। आपने देखा होगा जहाँ पानी बहता रहता है छोटी छोटी सी पत्ती पत्ती संकरी नहरें सी बन जाती हैं, उन्हीं को रेविन कहते हैं। और इसका मेन रीज़न होता है सॉइल इरोजन, नंबर 3, यानी कि मृदा का जो मिट्टी है वो कट कट के बह जानी। जब मिट्टी धीरे धीरे कट कट के बह जाती है तो वहाँ पे दरारें बन जाती हैं, गहरी नहरें बन जाती हैं, उसी को रेविन कहते हैं। नेक्स्ट, फाइनर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, यानी कि अधिक बारीक कणों को तली में एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ये एग्जाम्पल दिए गए इनमें सबसे सही आंसर आता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को जब डालेंगे तो पानी को प्योर करना शुरू कर देता है और जो छोटे छोटे कण उनको नीचे इकट्ठा करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, यानी कि वैश्विक मीठे जल का कितना प्रतिशत लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है। देखो वैसे तो इसका जो सही आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 2% के करीब होता है, लेकिन इसमें जो सबसे कम दिया गया दैट इज 5, तो सही आंसर होगा 5%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड बाई एडिशन ऑफ मैन्योर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही आंसर आता है अ मोर स्टेबल एग्रीगेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल, यानी कि निम्नलिखित ऊर्जा के स्रोतों में से कौन सा गैर पारंपरिक है, नॉन कन्वेंशनल है। इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं हाइड्रो पावर, बायोमास, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक एनर्जी। सही आंसर होगा आपका बायोमास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें यदि तेल उत्पादक की बात करें तो सही आंसर आता है नंबर 4, बॉम्बे हाई। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा एनर्जी डिमांड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति ऊर्जा मांग की वृद्धि दरें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कम हुई हैं। इसका सही आंसर है आपका नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट आता है स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो स्लज गैस है उसमें अधिकतर क्या पाई जाती है। सही आंसर है नंबर 4, दैट इज मीथेन। नेक्स्ट,
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वाज इस्टेब्लिश्ड, यानी कि IPCC कब बनी, ये इसका सही आंसर होगा 1988। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड रेन के लिए उत्तरदायी नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFCS। सही आंसर है नंबर 4 CFCS। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 नेशनल मिशन फॉर क्लाइमेटिक चेंज। अब देखो, आपने अगर नोट किया हो तो अधिकतर जो क्वेश्चन है ना घुमा के दे रहे हैं, नो नॉट लगा रहे हैं और यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जिसका आंसर आपको सही सही आता है उसे भी आप गलत कर देंगे। तो प्लीज़ एक बार क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और ये देखें कि उसमें वो पूछ क्या रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3 नेशनल मिशन फॉर ह्यूमन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। नेक्स्ट, बेसल कन्वेंशन इज लार्जली रिलेटेड टू, यानी कि बेसल सम्मेलन मुख्य तौर पे किसको रिप्रेजेंट करता है? दैट इज नंबर 2 हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? इसमें कई कार्य दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है नंबर 1 दैट इज इफेक्टिव एंड expeditious disposal of cases on environmental issues. Next, the Air Prevention and Control of Pollution Act was amended in, यानी कि वायु जो एक्ट है, एयर एक्ट है, उसमें संशोधन कब हुआ था? 1987 में। नेक्स्ट, विच टॉक्सिक गैस was released from chemical plant during भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो, यदि आपको याद हो तो 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें जहरीली गैस लीक हुई, हजारों लोग अफेक्ट हुए और बहुत सारे अनकाउंटेड लोगों की डेथ हो गई और बहुत लंबे समय तक वहाँ पर उस गैस का प्रभाव रहा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है वो कौन सी गैस है। इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट नंबर 3, शॉर्ट में से MIC भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट, यानी कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब ये कहता है इनमें से प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा है ये बताइए। और देखिए इसमें सभी सल्फर के साथ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तो जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड नंबर 2। नेक्स्ट, which one of the following is responsible for depletion of oxygen in water causing harm to aquatic life? ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जल निकाय के ऑक्सीजन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी है जिससे जलीय प्राणी को खतरा होता है। यानी कि जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा सही आंसर है जिसके होने से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से वहाँ के जलीय जीवों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि जो चारों आंसर है चारों के चारों ही सही हैं, क्योंकि डिटर्जेंट का भी प्रभाव पड़ेगा, पेस्टिसाइड का भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब क्वेश्चन जिस तरह से पूछ रहा है तो थोड़ा गहराई से देखोगे तो इसमें 2 आंसर आता है, नंबर 2 एंड नंबर 4। ह्यूमन सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज दोनों ही ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एक्वाटिक लाइफ को बैडली अफेक्ट होता है। लेकिन इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो टॉप पे आता है ह्यूमन सीवेज। रीज़न क्या होता है कि जो ह्यूमन सीवेज है उसमें बैक्टीरिया, वायरस है और बहुत डिकम्पोजिशन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और ऑक्सीजन जल्दी 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 यूज़ होने लगती है, प्रोडक्शन होता नहीं है और वो यूज़ होती चली जाएगी। तो क्या होगा, वहाँ पर उस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जीव जंतु रह रहे हैं, उन पे बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा नंबर 2 ह्यूमन सीवेज। लेकिन अगर ह्यूमन सीवेज नहीं है तो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख सकते हैं।
बट देख लेना कि ह्यूमन सीवेज है या नहीं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सही आंसर होगा नंबर 2, दैट इज ह्यूमन सीवेज। नेक्स्ट आता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका कौन सा है, सेफली तरीका कौन सा है। डंपिंग एट सी, यानी कि समुद्र में बहा दिया जाए। लैंडफिल डिस्पोजेबल, जो खड्डे होते हैं भूमि उसको भरने में काम में लाया जाए। या इंसिनरेशन, ये भी डिस्पोज ऑफ करने का तरीका होता है। या सेकंड, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। यहाँ पर सही आंसर होगा नंबर 2, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, यानी कि मिट्टी जमीन को खोद के उसके अंदर उसे दबा दिया जाए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। अब देखो फिर आ गया नॉट। अधिकतर आप देख रहे होंगे कि नॉट क्वेश्चन को घुमा के ज्यादा दिया जा रहा है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट उपचार की जैविकीय विधि नहीं है। देखो ऑप्शन दिए, कंडीशनिंग, डाइजेशन, कंपोस्टिंग एंड लगूनिंग एंड टैंक स्टोरेज। अब आप देखो डाइजेशन क्या है, आप कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो जो आपने किसी ह्यूमन ने खाया वो उसकी बॉडी में गया, उसका डाइजेशन होने लगा, जो अच्छी चीज़ें वो उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई और जो वेस्ट चीज़ें वो डिस्पोज ऑफ हो गई। तो ये एक बायोलॉजिकल मेथड हो गया। कंपोस्टिंग में भी बेसिकली यही प्रोसेस होता है। और लगूनिंग एंड टैंक स्टोरेज में क्या होता है कि पानी को इकट्ठा किया जाता है उसमें से जिससे कि रीयूज किया जाए, तो वो भी एक बायोलॉजिकल मेथड है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कंडीशनिंग बायोलॉजिकल मेथड नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा नंबर 1, दैट इज कंडीशनिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिक्वायरिंग न्यू सेट ऑफ एथिक्स फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए नीति शास्त्र के नए नियमों का कारक नहीं है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब नेचर से रिलेटेड है, लेकिन नंबर 1 जो है चेंजिंग फूड हैबिट्स, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, यानी कि वनों के आर्थिक महत्व से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर नंबर 3 को देखेंगे तो इट इज करेक्ट, सही आंसर है। इट प्रोटेक्ट्स वाटरशेड एंड एंश्योर पेरेनियल सप्लाईज ऑफ फ्रेश वाटर। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि नीचे 4 रीजन दिए गए हैं। अब ये कहते हैं इनमें से कौन सा डिफॉरेस्टेशन का रीजन कारक नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपूर्ति तो करनी पड़ेगी ना, वो कहाँ से आएगी, जंगलों को काटा जाएगा, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट फायर, यदि आपने ध्यान दिया हो कि गर्मी के टाइम में जंगलों में आग लग जाती है, कभी कभी तो पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता है या जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा जल जाता है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। पेस्ट अटैक्स, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो आकर अटैक कर देते हैं, पेड़ पौधों को खा जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है टिड्डी दल का आना, कि टिड्डी का पूरा दल आता है, पेड़ों पर बैठता है, पूरे पेड़ों को सफाया कर देता है, खा जाता है, तो वो भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है। नेक्स्ट आता है राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर के जो तीनों रीजन है ये डिफॉरेस्टेशन के कारण बनते हैं। चौथे को आप समझे, ये कहता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर आता है नंबर 4, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, इंडिया नीड्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक नीड्स, यानी कि भारत को अपनी पारिस्थितिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर होगा लगभग 33%। नेक्स्ट आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सक्रीट्स वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन, यानी कि इनमें से जो एग्जाम्पल दिए गए इनमें से कौन से एनिमल है जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। देखो वैसे तो इसमें जो कैमल है, गार्डन लिजर्ड है, नॉक्टर्नल रोडेंट्स है, स्नेक्स है, चारों के चारों ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन अगर इन चारों में से भी मोस्ट आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सही उत्तर कौन सा है, तो नंबर 1 कैमल। कैमल रेगिस्तान में रहता है, तो उसका काम होता है कि अपनी बॉडी से लिक्विड यानी कि वाटर का वेस्ट को रोकना, और इसके लिए वो यूरिन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कर देता है, तो वो भी पानी को बचाने का एक अच्छा तरीका हो जाता है। नेक्स्ट, द एटीट्यूड विच assigns significantly greater value to human being than any other non-human organism is known as, मतलब क्या हुआ, वह मनोभाव जो गैर मानव जीवों से अधिक मनुष्यों को महत्व देता है उसे क्या कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल है स्टीवर्डशिप, बायोसेंट्रिज्म, इकोफेमिनिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। तो सही आंसर है नंबर 2 एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनविस सेंटर। वो कहता है कि जो एग्जाम्पल दिए गए इनमें से कौन सा एनविस सेंटर नहीं है। इनमें पहला, तीसरा, चौथा ये सब एनविस सेंटर है। नंबर 2 आप पढ़ेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ये एनविस सेंटर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, नंबर 2। नेक्स्ट, एमपिन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी कि जो एमपीएन परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है। सही आंसर है ई कोलाई। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।